प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो 11th का आपका फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स का पेपर है, वो पेपर प्यारे बच्चों यहीं से आने वाला है, यहीं से छपेगा। तो आप सभी लोग एग्जाम सेंटर में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लेना मेरे भाई, और मैं गारंटी कहता हूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाला है इस सेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है बच्चों। तो देखो जी, आइए फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग अब देखिए, एक्सप्लेन करने का टाइम ज्यादा है नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा, आप लोग देखते चलिए। ये निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र Ml2T-2 होता है? ऊर्जा का होता है, यानी कार्य का। तो यहां ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, कार्य के बारे में इसका विमीय सूत्र आपसे पूछा है। ठीक है सर जी। दूसरा सवाल आपके सामने है कि इसमें तथा इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें सार्थक अंक 2 मिलेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 मिलेगा। 2 और 5 लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन में आपका अगला सवाल है, यदि सदिश a बराबर √5i+2j की दिशा में एकांक सदिश आपसे पूछा है। ओके, एकांक सदिश यानी कि √5 के स्क्वायर हो जाएगा 5 + 4 9, 9 का वर्गमूल 3, 1/3 वाला। कौन सा? 1/3 वाला। ऑप्शन नंबर बी लगा देना आप सभी लोग। ओके सर जी। अगला सवाल देख लीजिए आप सभी लोग प्यारे साथियों। अगला सवाल है कि यदि P बराबर 4i - 5j और Q बराबर 5i + 4j है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? पंचौ के 20 - पंचौ के 20 0, 20 - 20 बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे आएगा 0, π/2, 90 डिग्री मतलब π/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। लगा लेना सभी लोग, और चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर देना सभी लोग अभी फटाफट से, और वीडियो लाइक भी कर लेना मेरे दोस्त। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या होता है? प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान हमेशा जी के बराबर होगा। जी के बराबर होगा। किसके बराबर? जी के बराबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक की बात हो रही है, एम्पियर, मोल और केल्विन। तो ये प्यारे बच्चों आधारी राशि है, आधारी मात्रक, आधारी राशि का मात्रक है, लेकिन जूल जो है ये व्युत्पन्न राशि का मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे हम इसको। ठीक है, जूल हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है कि यदि दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट में प्यारे बच्चों cos 90 का मान 0, तो 0 कितना हो जाएगा? 0। अगला अगला सवाल की ओर चलते हैं। लगा देना सभी लोग प्यारे साथियों, सभी लोग लगा देना। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? वेग, विस्थापन, ये दोनों सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, लेकिन चाल सदिश राशि नहीं है, चाल अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी था। यदि विरामावस्था से चले किसी पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? भाई 1/2 AT स्क्वायर फटाफट से लगा दो। 1/2, a का मान 2 दिया है, और टाइम कितना है 10 का, तो 100। 2 2 कट गया, 100 बचेगा। कितना? 100 मीटर। कौन सा हो जाएगा? सही आंसर 100 मीटर। आपके सामने सॉल्यूशन है, देख रहे हैं आप लोग। चलो फास्ट चलते हैं थोड़ा। यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो उच्चतम बिंदु पर उसका पूछा जाएगा। यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो उच्चतम बिंदु पर इसका वेग कितना होगा? उच्चतम बिंदु पर प्यारे बच्चों वेग पूछा जा रहा है, वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 0 हो जाएगा। आगे की ओर चलिए। यदि सदिश a बराबर x i प्लस में a y j है, x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ये तो tan इनवर्स वाला याद रखना सभी लोग, tan इनवर्स वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? tan इनवर्स वाला हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए, अगला हमारा है कि निम्न में से किस स्थिति समय ग्राफ के लिए त्वरण 0 होता है? ये तो भाई सीधा वाला ग्राफ हो जाएगा, x/t में स्ट्रेट लाइन वाला हो जाता है। किसी गतिमान पिंड के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल व्यक्त करता है। आने वाला क्षेत्रफल इसके बीच का व्यक्त करेगा विस्थापन को। किसको? विस्थापन को। पिंड का विस्थापन यहां पे लगा देना सभी लोग, पिंड का विस्थापन। अगला यहां पर हो जाएगा मेरे भाई सवाल, देख लीजिए। बल की दिशा सदैव होती है, बल की दिशा सदैव किस तरफ होती है? तो बल की सीधा सदैव होती है त्वरण की तरफ, त्वरण के समानांतर। त्वरण के समानांतर, यहां पर त्वरण के समांतर लगा देना है आप लोगों को, त्वरण के समांतर। अगला चलिए,
आगे की ओर यदि एक समान वृत्तीय गति करते किसी पिंड की चाल दुगुनी कर दी जाए तो समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा? यह अभिकेंद्र बल किसके बराबर हो जाता है? अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों चौगुना। क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, स्क्वायर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये चौगुना लगा देना सब लोग। क्या लगा देना? चौगुना। आगे आ जाइए। अगला सवाल, एक वस्तु नत समतल पर ठीक संतुलन में है, यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो नत समतल का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कोण कितना हो जाएगा? साथियों ये tan इनवर्स म्यू हो जाता है, tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। अगला सवाल देख लीजिए सभी लोग फटाफट से, कि कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति समानुपाती होती है। किसके? ये t के ही समानुपाती होगा। किसके? t के समानुपाती हो जाएगा, t के समानुपाती, t के समानुपाती। K1 व K2 स्प्रिंग नियतांक वाली 2 स्प्रिंगों A व B को समान लंबाई तक खींचा जाता है, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का अनुपात UA बटा UB बराबर K1 बाई K2 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां पर सिर्फ K1 बाई K2 के बराबर हो जाएगा। K1 बाई K2 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्या हो? K1 बाई K2, हाँ ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, K1 बाई K2 के बराबर। अगला देखिए सभी लोग प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? यहां पे संरक्षी होगा, क्या होगा? संरक्षी बल नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल की बात कर रहे हैं। संरक्षी बल पे प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा जो घर्षण बल होता है वो संरक्षी बल नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल संरक्षी नहीं होता है। आगे देखा जाए, 2 kg पिंड की गतिज ऊर्जा 36 जूल है, तो इतना में इसका संवेग क्या होगा? 2 kg पिंड की गतिज ऊर्जा 36 जूल है, तो संवेग की बात हो रही है। संवेग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 36 का इसको अंडर रूट निकाल दोगे 6 आ जाएगा, सीधे सीधे कट कुट के 6 आ जाएगा। अब एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाएंगे। अभी किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा दिया है, ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़िए। अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा साल आपको सर पढ़ाए हैं। यदि एक समरूप छड़ की लंबाई L है तो इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा कहां पे? मध्य बिंदु L/2 पर, मध्य बिंदु L/2 पर। 22 नंबर का लगा लीजिएगा, ए मध्य बिंदु L/2 पर। अगला सवाल, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वृत्ताकार डिस्क का इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? mr²/4, mr²/4 यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, mr²/4। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल की ओर चलते हैं भाई फटाफट से। अगला सवाल की ओर, यदि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसके द्रव्यमान केंद्र के संपाती है तो पिंड के विभिन्न भागों पर लगने वाला गुरुत्व क्षेत्र क्या हो जाएगा? साथियों ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि समान हो जाएगा। समान कहते हैं इसको। किसी पिंड का किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं रह सकती है? तो वो प्यारे बच्चों नहीं रह सकती है, जानते हो कौन सा? रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम कहा जाता है, वो कंजर्व नहीं रह सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल पे ये, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I है, तब उस अक्ष के परितः घूर्णन की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी? वो साथी हो जाता है I बाई एम, अंडर रूट I बाई एम, ऑप्शन नंबर सी, I बाई एम। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का कक्षीय वेग VO तथा पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग VE है, तो अच्छा इसमें संबंध क्या होगा? ठीक है, VE बराबर अंडर रूट VE बराबर, ये दिख रहा है ना, अंडर रूट V0 के बराबर जी, ये जो VO बोलते हैं ऑर्बिटल वाला। चलिए आगे आ जाइए फटाफट से। अगला सवाल है कि सार्वत्रिक, ये सार्वत्रिक होगा प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र, जी का विमीय सूत्र सबको पता है, -1 L3T2 के बराबर होता है, ऑप्शन ए। अगला यहां पर देख लीजिए सभी लोग मेरे भाई, केंद्रीय बल के अधीन किसी कण की गति सदैव एक समतल में सीमित रहती है, यह एक परिणाम है। किसका परिणाम है भाई? ये परिणाम है कोणीय संवेग संरक्षण का। किसका? कोणीय संवेग संरक्षण का परिणाम है, कोणीय संवेग संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण का। एक कण बल F बराबर
ए एक्स के प्रभाव में x बराबर 0 x बराबर d तक गति करता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? ए अचर है, ठीक है। तो भाई ये एडी स्क्वायर के बराबर आता है, हाफ एडी स्क्वायर। हाफ एडी स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, अरे हाँ, हाफ एडी स्क्वायर कर देंगे इसको, ठीक है ना, हाफ एडी स्क्वायर, हाफ एडी स्क्वायर। चलिए आगे चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल की ओर चलते हैं कि अचर संवेग p के लिए गतिज ऊर्जा E तथा द्रव्यमान m के बीच का सही रेखा चित्र अगर पूछा जाए आपसे तो क्या कहिएगा? बता दीजिएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये जो ऐसे गया है ये वाला ग्राफ। आगे, दो कृत्रिम उपग्रह ए तथा बी एक ग्रह के चारों ओर क्रमशः 9 आर तथा आर त्रिज्याओं की वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो यदि ए की चाल 2v है तो बी की चाल कितना हो जाएगा? यहां पर अगर आप फॉर्मूला से निकाल लेंगे अंडर रूट वाला, रेडियस वाला 9r बटा में r, तो r से r कैंसिल, 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी के 6, 6 भी आ जाएगा, बाई क्रॉस करोगे तो 3 दूनी के 6। आगे आ जाइए, अगला सवाल है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये तो आप लोग रट लिए होंगे ऐसे ही, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्यारे साथियों है सवाल कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं जी? संपीड्यता, संपीड्यता कहते हैं इसको। अगला सवाल आ गया कि किसी पूर्ण दृढ़ पिंड का यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर होता है? प्यारे बच्चों ये हो जाएगा किसके बराबर? अनंत के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? अनंत के बराबर। अनंत, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेन का मान 0 हो जाएगा तो किसी संख्या बट्टा में 0 बराबर अनंत होता है। अब आइए आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, 35 ही तो सॉल्व करना है। अब कुछ आपको सब्जेक्टिव बता देते हैं। सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना सब्जेक्टिव, इसी सब्जेक्टिव को आपको ये परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप दबा के लिख के आइएगा सभी लोग, ठीक है ना। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम लिखेगा, यहां पे आंसर दे दिया गया है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये आप लिख दीजिएगा, ये समीकरण भी लिख दीजिएगा। छद्म बल के बारे में पूछा जाएगा, स्यूडो फोर्स। अब केंद्रीय बल को छद्म बल क्यों कहा जाता है वो आप यहां पे लगा लीजिएगा, वो साथियों आप यहां पर लगा दीजिएगा। इसका आंसर दिया गया है। द्रव्य की पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है? तो द्रव्य की पृष्ठीय ऊर्जा का परिभाषा। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? भाई मेरे अपने 12th की बेहतर तैयारी करने के लिए प्यारे बच्चों प्रहार बैच से जुड़िए साइंस संग्रह पे आप लोग, और बेहतर तैयारी होगा। और ये आज जो पढ़ रहे हैं आप लोग, ये आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों आएगा। दूसरी चीज कि प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना प्यारे बच्चों। और टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे ये पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा, ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। डॉपलर प्रभाव पढ़ लीजिएगा। दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण से संबंधित समानांतर अक्ष प्रमेय तथा लंबवत अक्ष प्रमेय के बारे में लिखने के लिए कहेगा, और कहेगा कि आप समझाइए इसको बढ़िया से। तो समानांतर अक्ष प्रमेय हो गया, उसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है ना, लिख देना सभी लोग। ICM प्लस MD स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। अगला पूछेगा आपको कि शक्ति को परिभाषित करिए तथा उसका SI मात्रक क्या होता है? तो ये आपको यहां पर दिख रहा है कि शक्ति की परिभाषा दी गई है और SI मात्रक निकाल दिया गया है। लिख देना पूरा का पूरा। गैस के अणुओं के माध्य मुक्त पथ का गणितीय सूत्र लिखे तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। यह आंसर लिखना है, ये समीकरण है, और बताना है ये सिंबल्स जो दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है। इसने क्या पूछा है कि सिंबल्स का मीनिंग ऑफ द सिंबल्स बताइए, संकेत का अर्थ समझाइए। तो अर्थ यहां पर दिया गया। उष्मागतिकी का दूसरा नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संगत अनेक परिकल्पनाओं को स्वीकृति नहीं देता है। इस कथन का उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक चर्चा करें। दबा के लिख लीजिएगा, 5 नंबर का ये सवाल हो जाएगा आपका। और 10वां सवाल, 10 सब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, काफी है इतना आपके लिए, तो दबा के लिख के आइएगा। 10वां है अप्रगामी तरंगों से आप क्या समझते हैं, और प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों में अंतर स्पष्ट करिए। यह है पहला पूछा है, अप्रगामी तरंगों से आप क्या समझते हैं, तो ये उसका आंसर है। फिर पूछा है कि प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों में अंतर स्पष्ट करो, तो ये ले लीजिए। एग्जाम्पल के बाद ये आपका अंतर स्पष्ट कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 100% प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए काम आने वाला है ये सवाल।
तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बेहतरीन इस बार तैयारी होने वाली है आपकी, बहुत अच्छे ढंग से आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। आप लोग प्रहार बैच में जुड़िए, साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करिए और दबा के तैयारी करिए, यूट्यूब से जुड़े रहिए। अपने छोटे भाई बहन को क्लास 10th वाले चैनल पर भी जोड़िए, बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस संग्रह वाला जो चैनल है उस पर उनको भी जोड़िए, उनकी भी तैयारी जबरदस्त होगी। ऑल द बेस्ट, जाओ और बढ़िया से पेपर दे के आओ। बाय।